morning, student. Today we are discuss about fundamental of nursing. This class for BSc Nursing first year and GNM first year. You know well that in last class we are discussing about death. We are discussing about death, what is death, cause of death, sign of death, and how we provide psychological support to death, care of body after death. Then now today in last class our one topic is pending. Last topic one heading is pending. Heading is care of body after death. हमने पढ़ लिया था कि जो डेड बॉडी होती है डाइंग पेशेंट के अंदर क्या क्या साइन सिम्टम आएंगे और कैसे हम उसकी डाइंग पेशेंट की केयर करेंगे, ठीक है। लेकिन आज हम पढ़ रहे हैं कि अगर पेशेंट की डेथ हो जाती है तो उस डेड बॉडी की हम कैसे केयर करेंगे, उस डेड बॉडी को हम कैसे केयर प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे जो पहली चीज होती है वो क्या होता है, फिजिशियन डिक्लेयर। फिजिशियन डिक्लेयर टू डेथ। जो सबसे पहला होता है वो होता है कि फिजिशियन से हमने उस पेशेंट की डेथ को डिक्लेयर करवाना होता है। मतलब फिजिशियन जब उस डेथ को डिक्लेयर कर देता है तब हम उस पर्सन को डेड मानेंगे। जैसे हमने पीछे पढ़ा था डेथ क्या होती है कि जो पल्स रेट होती है, हार्ट रेट होती है, रेस्पिरेशन होता है और हमारे प्यूपल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन है और डायलेशन, मतलब जो भी प्यूपिल रिफ्लेक्स है वो जब खत्म हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं तो उसको डेथ बोलते हैं। तो ये सब हम उस डॉक्टर जो फिजिशियन इंचार्ज होता है उससे हम डिक्लेयर करवा लेंगे कि ये पेशेंट मर गया है कि नहीं मर गया है। जब फिजिशियन ये बता देता है कि हाँ इस क्लिनिकली उसको डेड वो बोल देता है, क्लिनिकली उसको सर्टिफाई कर देता है डेथ को, तो उसके बाद नेक्स्ट जो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्टार्ट होती है। तो सेकंड हम क्या करते हैं, प्रिपेयरिंग बॉडी आफ्टर डेथ फॉर preparing body after death for डेथ के बाद पर्सन के पेशेंट की बॉडी को हम ऑटोप्सी और फॉर होम ऑटोप्सी और फॉर होम मीन्स कि उसकी जो डेथ है वो सर्टिफाई होने के बाद पेशेंट्स को हम उसकी बॉडी को प्रिपेयर करते हैं कि उसको हमने ऑटोप्सी के लिए भेजना है कि नहीं भेजना। अगर उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजना है तो हम उसको मोर्चरी में भेजने की जो रास्ता है वो करेंगे। दूसरा, अगर उसकी जो नेचुरल डेथ हुई है तो उस कंडीशन में उसको हम घर भेजने के लिए बॉडी को प्रिपेयर करेंगे। अगर कोई मेडिकल लीगल केस होता है या पेशेंट्स की जो डेथ होती है वो नेचुरल नहीं होती है, हमें उसमें कुछ डाउट होता है तो उस कंडीशन में हम पेशेंट की ऑटोप्सी के लिए पेशेंट की बॉडी को प्रिपेयर करते हैं, मतलब उसको ऑटोप्सी के लिए हम मोर्चरी में भेजेंगे। नेक्स्ट में ध्यान रखने वाली बात है, जो थर्ड वन हम बॉडी की केयर करेंगे, अगर पेशेंट्स को कम्युनिकेबल डिजीज है, डिजीज कंडीशन, अगर पेशेंट्स को कम्युनिकेबल डिजीज कंडीशन है उस कंडीशन में हमने पेशेंट की जो डेड बॉडी है उसकी स्पेसिफिक केयर प्रोवाइड करनी है, उसको इमीडिएटली हमने कवर कर देना है और ऐसी चीज में कवर करना है कि वहां से कोई इन्फेक्शन है वो स्प्रेड ना हो। कम्युनिकेबल मतलब जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में डायरेक्टली टच करने से फैल जाती है, जैसे स्मॉल पॉक्स हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, कोरोना हो गया। इन कंडीशन में हम क्या करेंगे, पेशेंट्स को मोस्टली कम्युनिकेबल डिजीज में ध्यान रखना है कि पेशेंट्स को हमने बॉडी को अच्छे से कवर करना है और ऑटोप्सी के लिए उसको नहीं भेजना। हमने कोशिश करनी है कि कम्युनिकेबल डिजीज में पेशेंट्स को हमने ऑटोप्सी के लिए नहीं भेजना। अगर कम्युनिकेबल कंडीशन है तो उसका पोस्टमार्टम नहीं कराना। तो चौथी जो हम पेशेंट की जो डेड बॉडी की केयर करेंगे या जो ध्यान रखने वाली बात वो है फॉलो कस्टम ऑफ डेड बॉडी ऑफ पेशेंट्स डेड बॉडी।
मतलब जो पेशेंट जिस पेशेंट की डेथ हुई है, उस पेशेंट की डेथ होने के बाद उसकी जो बॉडी की केयर है वो हमने उसके कस्टम्स के अकॉर्डिंग करनी है। जैसे उसके रिलेटिव्स प्रेजेंट होंगे तो उनसे हम कंफर्म कर लेंगे कि किस रीजन से है, क्या रीति रिवाज है बॉडी को पैक करने के, बॉडी को कैसे घर भेजना है, या किस तरह से वो उसको उनके जो रीति रिवाज उसके अकॉर्डिंग वो किस तरह की केयर वो चाहते हैं, वो हाइजीनिक कंडीशन चाहते हैं, क्लीन करके भेजना है विदाउट क्लीनिंग, या कैसे जो जो पर्सन की जो डेड बॉडी है उसकी जो कस्टम्स है उसके अकॉर्डिंग हम उस बॉडी को केयर प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट फिफ्थ वन अगर हम बात करें तो कि नॉर्मल पोजीशन इमीडिएट आफ्टर डेथ, पेशेंट की डेथ होने के इमीडिएट बाद हम उसकी बॉडी की जो नॉर्मल पोजीशन होती है वो मेंटेन करेंगे। जैसे मान लो अगर उसका पैर टेढ़ा है तो हम पैर को सीधा स्ट्रेच करेंगे, उसके जो हाथ है वो आगे पीछे या कहीं है तो हम वो बॉडी के सामने लेके आएंगे, मतलब उसकी साइड में हम सीधे कर देंगे। क्योंकि अगर इमीडिएट डेथ होने के बाद बॉडी की जो नॉर्मल पोजीशन अगर हम मेंटेन नहीं करेंगे तो क्या होगा कि पेशेंट्स के अंदर राइगर मोर्टिस क्रिएट हो जाएगा। राइगर क्रिएट हो जाएगा, राइगर का मतलब होता है कि बॉडी है वो हार्ड हो जाएगी। अगर किसी जॉइंट का मूवमेंट हुआ है तो मूवमेंट ही रहेगा, वो सीधा नहीं हो पाएगा आफ्टर 3 to 6 आवर्स के बाद। तो हमने उसकी नॉर्मल पोजीशन को मेंटेन कर देना है। अगर उसकी आई ओपन रहेगी तो उसकी आई को हमने क्लोज कर देना है। अगर उसका माउथ ओपन रह रहा है तो उसके माउथ को हमने क्लोज कर देना है, और माउथ को यहाँ से हमने बैंडेज से बांध देना है ताकि माउथ ओपन ना रहे। मतलब हमने नॉर्मल पोजीशन है वो मेंटेन करनी है। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें कि पेशेंट्स को जो अप्लाइज की हुई है हमने कोई भी कंडीशन, रिमूव ऑल एप्लीकेशन। रिमूव ऑल एप्लीकेशन का मतलब होगा अगर डेड बॉडी के ऊपर कोई हमने एप्लीकेशन यूज की हुई है, जैसे डेथ से पहले हमने उसको कैथेटर लगाया था, हमने जेल को लगा रखा था, या हमने उसको एंजियो ट्यूब लगा रखी थी, या कुछ और हमने उसकी बॉडी के ऊपर अप्लाई कर रखा था, लाइक हमने इलेक्ट्रोड लगा रखे थे, तो उन सबको डेथ के बाद हमने रिमूव कर देना है। ठीक है, वो डेड बॉडी के साथ हमने नहीं भेजना, रिमूव करके भेजना है। नेक्स्ट 7th पॉइंट की अगर हम बात करें तो रिमूव ऑल ऑर्नामेंट्स। रिमूव ऑल ऑर्नामेंट्स इफ प्रेजेंट। अगर डेड बॉडी के कुछ ऑर्नामेंट्स वियर किए हुए जैसे रिंग्स हो गया, ईयर रिंग्स हो गई, या कोई भी ज्वेलरी उसने पहनी हुई है तो उनको हम डेथ के इमीडिएट बाद रिमूव कर देंगे, क्योंकि बाद में इंफार्म हो जाती है बॉडी, कुछ इंफार्म हो जाती है तो वो रिमूव करना वहां से डिफिकल्ट हो जाएगा। तो रिमूव ऑल ऑर्नामेंट्स फ्रॉम डेड बॉडी एंड गिव टू क्लोज रिलेटिव। गिव टू क्लोज रिलेटिव, और उसके जो क्लोज रिलेटिव है उनको हम वो ऑर्नामेंट्स है दे देंगे ताकि वो सेफली उनको हम हैंड ओवर कर सके। नेक्स्ट वन हम बात करें तो बॉडी को सेंड करना है, चाहे हम मोर्चरी में कर रहे हैं या घर में कर रहे हैं, तो सेंड बॉडी, सेंड डेड बॉडी विद क्लीन एंड नीट ड्रेस। पेशेंट की बॉडी को हमने क्लीन करके और एक नीट ड्रेस वियर करवा के वहां से घर भेजना है, ताकि उसकी बॉडी को घर पे जाके कोई रिलेटिव देखते हैं तो उनको देख के उनको कुछ डरावना सा ना लगे, उनको देखकर ऐसा ना लगे कि हॉस्पिटल में इसकी केयर शायद अच्छी नहीं हुई है, इसको सही से संभाला नहीं गया है, या देखो या उसको ऐसा ना लगे कि देखो पेशेंट की क्या हालात हो गई है, मतलब उनको बुरा फील, ज़्यादा बुरा फील ना हो, इसलिए हम बॉडी को क्लीन और नीट करके हम भेजेंगे। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें कि अगर पेशेंट्स को मोर्चरी में भेज रहे हैं, अगर पेशेंट्स को हम मोर्चरी में भेज रहे हैं, इफ बॉडी मूव टू मोर्चरी, then
send with proper identification ID। मतलब पेशेंट्स को अगर हम मोर्चरी में भेज रहे हैं अपने वार्ड से, तो हमने मोर्चरी में भेजते वक्त उसको प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन के साथ भेजना है। मतलब कि उसकी जो बॉडी होती है उसके ऊपर लेबल करके भेजना है कि ये किस पेशेंट की बॉडी है, क्या नाम है, कब इसकी डेथ हुई है, किस वार्ड से आया है, कौन से बेड पे था, उसका नॉर्मल एड्रेस क्या है, वो सब हमने ऐड करके मोर्चरी में भेजना होता है। क्योंकि हॉस्पिटल के जो डिफरेंट डिफरेंट वार्ड होते हैं वहाँ से कई सारी में भी हो सकता है कई सारी डेड बॉडी वहाँ पे आए, तो बॉडी का मिसमैच ना हो, इसलिए हम बॉडी का प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन के साथ वहाँ पर भेजना है। नेक्स्ट वन बात करें कि मोर्चरी में भेजने के बाद जो डेड बॉडी को मोर्चरी में भेज दिया या घर पे भेज दिया, घर पे भेजने के बाद हम रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। मेंटेन रिकॉर्ड, जो अपने रिपोर्ट्स है जैसे पेशेंट का एडमिशन है, डिस्चार्ज या डेड रिपोर्ट है, वो कंप्लीट कर लेंगे। दूसरा, अगर पेशेंट्स की मेडिकल लीगल केस था, पेशेंट्स का पुलिस इस केस में पेशेंट की कंडीशन में पुलिस का इंक्लूडेशन था, तो उस कंडीशन में हम जो हमारे हॉस्पिटल की अथॉरिटी है या जो पुलिस मैन है उनको हम इन्फॉर्म कर देंगे। एंड लास्ट थिंग इसके अंदर होती है यूनिट केयर। यूनिट केयर कि पेशेंट्स की ट्रांसफर कर दिया, डिस्चार्ज कर दिया या पेशेंट की डेथ हो गई है, तो उसके बाद पेशेंट्स को जहाँ पे रखा हुआ था, जिस रूम में यूनिट में रखा हुआ था, उसको पहले के जैसा वापस बनाया जाता है, तो उसको पहले के जैसा पूरा प्रिपेयर किया जाता है। तो ये था यूनिट केयर आफ्टर डेड बॉडी सेंड टू मोर्चरी और होम। तो ये सब क्या था, जो हमारा लास्ट डेथ वाला टॉपिक बच गया था, उस टॉपिक का पेंडिंग पॉइंट्स था। तो ये था केयर ऑफ डेड, केयर ऑफ बॉडी आफ्टर डेथ। तो कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, आपसे पूछ सकता है। और दूसरा, जब भी आप वार्ड में काम करते हो तो इस तरह की चीजें हैपन्स होती रहती है, तो आपने इस चीज को ध्यान से पढ़ना है ताकि आप पेशेंट्स की हेल्प कर सको। अब ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया। अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, तो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे ऑब्जर्वेशन का। ठीक है, जो फंडामेंटल के अंदर आपकी जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट यूनिट रहेगी, वो रहेगा ऑब्जर्वेशन। न्यू टॉपिक ऑब्जर्वेशन, या इसको हम बोलते हैं वाइटल साइन, या इसको हम कहीं कहीं आपको कार्डिनल साइन भी लिखा हुआ मिलेगा, आपको कहीं पर कार्डिनल साइन भी लिखा हुआ मिलेगा। अगर एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन की कार्डिनल साइंस क्या होते हैं, या ऑब्जर्वेशन क्या होता है, या फिर वाइटल साइंस क्या होते हैं। तो जो ऑब्जर्वेशन होता है, ऑब्जर्वेशन के अंदर हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन का मतलब ही ये होता है, इंट्रोडक्शन में बात करें हम, ऑब्जर्वेशन का मतलब रहेगा असेसमेंट करना। असेसमेंट करना, असेसमेंट हम किस चीज की करेंगे, बॉडी की करेंगे। और बॉडी में क्या असेस करेंगे, हम पर्सन के वाइटल साइन को असेस करेंगे। वाइटल साइन का, वाइटल का मतलब होता है जो इंपॉर्टेंट साइंस, हमारी बॉडी के जो इंपॉर्टेंट साइन होता है उनका असेसमेंट करना, उनका ऑब्जर्वेशन करना ही वाइटल साइन होगा। और कार्डिनल साइन एक इंपॉर्टेंट साइन होते हैं जो कि हमारी बॉडी के होते हैं। कार्डिनल क्यों बोला गया है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होते हैं इसलिए इनको कार्डिनल साइन हम बोलते हैं। तो इस मिनट्स के अंदर हम क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे। किस चीज की करेंगे, जो हमारी बॉडी के जो मेन साइन सिम्टम है, मेन जो हमारी बॉडी के जो वाइटल साइंस है, जो कार्डिनल साइंस है, उनकी हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कशन करेंगे, इस टॉपिक के अंदर हम स्टडी करेंगे। अब हम इसके अंदर बात करें तो नेक्स्ट होगा हमारा वाइटल साइन। ऑब्जर्वेशन क्या होता है, किसी चीज को असेस करना कि पेशेंट की कंडीशन कैसे है, ताकि हमें पेशेंट की जो डिजीज कंडीशन है वो नॉर्मल है, अब नॉर्मल है, कैसी है, इस चीज का हमें पता लगे, इसलिए हम ऑब्जर्वेशन करेंगे। किस चीज का करेंगे, वाइटल साइन का। अब हमने ये ध्यान रखना है कि वाइटल साइन क्या होते हैं। तो वाइटल साइन क्या होते हैं, वाइटल साइन एक बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं हमारी बॉडी के, जो कि किसी पर्सन की कंडीशन को असेस करने के लिए नॉर्मल साइन होते हैं। जो वाइटल साइन होता है वो क्या है, वाइटल साइन आर ए बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ असेसमेंट ऑफ फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ ऑफ ए क्लाइंट। मतलब एक क्लाइंट की जो फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल हेल्थ है
उसको असेस करने के लिए बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि पेशेंट्स की कंडीशन है वो कैसी है। अब नेक्स्ट वन हम बात करें, ये तो था वाइटल साइन कि वाइटल साइन क्या होते हैं। एक कंपोनेंट्स होता है, बेसिक कंपोनेंट्स होता है, जो कि हमें बताता है कि पेशेंट्स की साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल कंडीशन है वो कैसी है, इसको हम बोलेंगे वाइटल साइन। अब नेक्स्ट वन हम बात करें कि वाइटल साइन को हम वाइटल साइन क्यों बोलते हैं, इसको हम वाइटल वाई इसको हम वाइटल क्यों बोलते हैं। तो वाइटल बोलने का कारण है कि जो वाइटल साइन जो आ रहे हैं वो हमारी बॉडी के जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन है वहां से हमें ये साइन मिल रही हैं। क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, वाई कॉल वाइटल साइन, कि इसको हम वाइटल साइन क्यों बोलते हैं। तो हम बता सकते हैं इनको हम वाइटल साइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो वाइटल साइन होते हैं वो हमारी बॉडी के जो वाइटल मतलब मेन इंपॉर्टेंट जो ऑर्गन्स है वहां से ये साइन मिलते हैं। वाइटल साइन के अंदर मोस्टली क्या चीज आती है, टी, पी, आर, बी और पी। टेम्परेचर, रेस्पिरेशन, पल्स रेट और ब्लड प्रेशर हम इसके अंदर पढ़ते हैं। टी मींस होता है टेम्परेचर, पी मींस होता है पल्स, आर मींस होता है रेस्पिरेशन और बी मींस होता है ब्लड प्रेशर। तो ये सब क्या है, हमारे जो वाइटल ऑर्गन होते हैं वहां से हमें इन सब की इंफॉर्मेशन मिलती है, तो इसलिए हम इनको वाइटल साइन बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करें कि इसको दूसरा वाइटल क्यों बोलते हैं, दूसरी इसकी अगर हम बात करें कि इसको वाइटल क्यों बोलते हैं दूसरी चीज, तो इसको वाइटल इसलिए बोलते हैं कि इन चीज में, इन वाइटल ऑर्गन्स के अंदर थोड़ा सा भी चेंज आता है, हल्का सा ये अपना फंक्शन इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, तो ये जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, इसलिए भी हम इनको वाइटल साइन बोलते हैं। हमारी बॉडी की नॉर्मल कंडीशन कैसी है, बॉडी की कंडीशन नॉर्मल है, अब नॉर्मल है, कितनी अब नॉर्मल है, ये सब भी हमें टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन और ब्लड प्रेशर से पता लगता है, तो इसलिए हम इनको वाइटल बोलते हैं। नेक्स्ट वन हम बात करें कि जो वाइटल साइन होता है उसके अंदर कौन कौन से साइन है वो इंक्लूड किए जाते हैं। तो इसके अंदर मोस्टली 4 चीज इंक्लूड की जाती है, जैसे हमने अभी पढ़ा टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन और ब्लड प्रेशर। तो हमें जब हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो हमें इनका नॉर्मल वैल्यूज है, नॉर्मल लेवल है वो पता होना चाहिए इनका नॉर्मल लेवल है वो क्या होता है। तो अगर हम नॉर्मल लेवल की बात करें तो टेम्परेचर की बात करें तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है वो नॉर्मल टेम्परेचर है वो पर्सन का होता है, एक अडल्ट पर्सन का होता है। वहीं अगर हम एक फारेनहाइट में बात करें तो 98.6 डिग्री फारेनहाइट है वो फारेनहाइट के अंदर हमारी बॉडी का टेम्परेचर रहता है। ये जो टेम्परेचर है वो अडल्ट्स का है, चिल्ड्रंस के अंदर कुछ अबनॉर्मल हो सकता है, ये 36.5 टू 37.5 तक एक चाइल्ड न्यू बॉर्न से चिल्ड्रन के अंदर हो सकता है। लेकिन हम अडल्ट की बात करें तो एक्यूरेट टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड और 98.6 डिग्री फारेनहाइट है वो नॉर्मल प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम पल्स रेट की बात करें तो एक्यूरेट जो नॉर्मल पल्स होती है वो 70 पर मिनट होती है, मतलब कि जो पल्स है वो 72 बार वो टाइम्स है वो अक्कर होती है। तो हम बोल सकते हैं कि जो नॉर्मल पल्स होती है वो 72 होती है। बट नॉर्मली अगर इसको पढ़ा जाए तो आपको ज्यादातर 70 से 80 70 to 80 बीट पर मिनट आपको मिल सकती है। तो 70 to 80 के बीच में अगर मिल रही है तो वो आपका नॉर्मल पल्स रेट रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें रेस्पिरेशन की। तो नॉर्मल जो रेस्पिरेशन होता है वो 12 to 20 रेस्पिरेशन पर मिनट होता है, मतलब कि 12 से 20 बार हम नॉर्मल, एक अडल्ट जो नॉर्मल पर्सन होता है वो 12 से 20 के बीच में नॉर्मल रेस्पिरेशन मतलब जो एयर है उसको अंदर लेता है, इनहेल करता है और उसको आउट करता है, मतलब जो रेस्पिरेशन है, ब्रीथिंग है वो नॉर्मल जो ब्रीथिंग है वो 12 से 20 के बीच में
रहती है। 12 से 20 के अंदर अगर रह रही है तो उसको हम नॉर्मल बोल सकते हैं। 12 से 20 के अंदर का मतलब है कि जब हम सो रहे हैं या बैठे हैं या हल्का सा मूवमेंट बॉडी में कर रहे हैं, चल रहे हैं, तो ये 12 से 20 के बीच में हल्का सा जो चेंजेस है वो आ सकता है। ठीक है, अगर इससे कम या ज्यादा होता है तो वो अबनॉर्मलिटी शो करता है। नेक्स्ट वन हम बात करें ब्लड प्रेशर की। तो ब्लड प्रेशर क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है वो उसका प्रेशर, जो हमारा हार्ट जब ब्लड को पंप करता है तो जो हमारे वेसल्स होती है उन वेसल्स के ऊपर जो प्रेशर लग रहा है, उस ब्लड का जो प्रेशर लग रहा है उसको हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। क्योंकि दो टाइप का होता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। ठीक है, जो नॉर्मल जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो 120 होता है, और जो डायस्टोलिक होता है वो 120 वो 80 होता है। इसका जो मात्रा है mmHg होता है। ठीक है, सिस्टोलिक प्रेशर 120 mmHg होता है और जो डायस्टोलिक प्रेशर है वो 80 mmHg होता है। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या हो गया, 120/80 हो गया। लेकिन अगर आप नॉर्मलाइजेशन या आजकल हम पढ़ते हैं तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो 140/90 mmHg को नॉर्मल ब्लड प्रेशर ही माना जाता है। तो अगर आपको कहीं किसी बुक्स में ऐसा मिलता है तो वो भी एक नॉर्मल रेंज में ही उसको हम मानते हैं, उसको नॉर्मल रेंज के अंदर ही हम उसको बढ़ते हैं। तो ये था वाइटल साइन के बारे में कि नॉर्मल वाइटल साइन कौन कौन से होते हैं, उनकी नॉर्मल रेंज क्या होती है। अब इसी वाइटल साइन के अंदर हम इन सारी चीजों को अलग अलग से पढ़ेंगे कि टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर की डेफिनेशन क्या होती है, टेम्परेचर का फॉर्मेशन कैसे होता है, टेम्परेचर का लॉस कैसे होता है, टेम्परेचर को कौन कौन से फैक्टर है वो अफेक्ट कर सकते हैं, टेम्परेचर कितना होता है तो क्या कंडीशन क्रिएट होती है, फीवर कैसे होता है, फीवर की डेफिनेशन क्या है, ये हम टेम्परेचर में सारा कुछ पढ़ेंगे। उसके बाद पल्स रेट के अंदर पढ़ेंगे कि पल्स क्या होती है, कितनी नॉर्मल होती है, हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ पल्स है वो अक्कर होती है, कहाँ कहाँ से हम उस पल्स को मेजर में कर सकते हैं नॉर्मल, और अब नॉर्मल फैक्टर कौन कौन से होते हैं, कौन से फैक्टर वो पल्स को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट वन है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की डेफिनेशन क्या होती है, नॉर्मल रेस्पिरेशन क्या होता है, इनहेल क्या करते हैं, एक्सपेल हम क्या करते हैं ब्रीथिंग में, कौन कौन से फैक्टर है वो उसको अफेक्ट करेंगे, बच्चे में रेस्पिरेशन कितना होगा, अडल्ट में कितना होगा, नॉर्मल में कितना होगा, ये सब हम डीपली पढ़ेंगे। नेक्स्ट ब्लड प्रेशर क्या होता है, ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन क्या है, कौन नॉर्मल कितना होता है, नॉर्मल से अबनॉर्मल हो जाए तो क्या बोलेंगे, कम हो जाए तो क्या बोलेंगे, ज़्यादा हो जाए तो क्या बोलेंगे, कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट करेंगे। तो ये सब हम 1 बाय 1 अलग अलग क्लास के अंदर हम इन सबको पढ़ेंगे। जैसे पहले टेम्परेचर पढ़ेंगे, फिर ब्लड प्लस पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, ब्लड प्रेशर पढ़ेंगे। तो ये क्लास अलग अलग क्लास होगी, तो फिर लंबे चलेंगे तो उनको हम अलग अलग क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में हम सिर्फ ये ओवरव्यू नॉर्मल ही देखेंगे ताकि नेक्स्ट क्लास में हम पूरा कंप्लीटली डिस्क्राइब कर सकें। तो आज की क्लास हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।